नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जिसे किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, कानून का शासन, यानी द रूल ऑफ लॉ। अब सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसकी कहानी तर्कों, बहसों और चुनौतियों से भरी पड़ी है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी, इस वक्त भी कसौटी पर है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये कानून का शासन है क्या भला। फिर मिलेंगे इसके सबसे बड़े पैरोकार डाइसी से और जानेंगे उनके दिए 3 मशहूर सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे कि कैसे 20वीं सदी आते आते इस आइडिया को चुनौती मिलने लगी। और आखिर में समझेंगे कि आज की दुनिया में इसकी क्या शक्ल है और ये कितना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इस कानून के शासन का मतलब क्या है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी नहीं। ना कोई आम नागरिक, ना कोई बड़ा अधिकारी और ना ही खुद सरकार। कानून ही सबसे बड़ा है, सुप्रीम है, और वो सब पर एक जैसा लागू होगा। मतलब ये कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी, सिर्फ कानून का राज चलेगा। और जब भी इस आइडिया की बात होती है, एक नाम जरूर सामने आता है, एवी डाइसी। 19वीं सदी के ये एक ब्रिटिश कानूनी विद्वान थे जिन्होंने कानून के शासन को एक व्यवस्थित शक्ल दी। उनकी परिभाषा इतनी असरदार थी कि उसने आने वाली कई पीढ़ियों की कानूनी सोच को बदल दिया। तो चलिए सीधे डाइसी के विचारों की दुनिया में चलते हैं। तो डाइसी ने कहा क्या था? उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा किया था। आइए देखते हैं ये क्या थे। डाइसी के ये 3 स्तंभ बड़े जबरदस्त थे। पहला, कानून की सर्वोच्चता, मतलब देश में किसी शासक की मनमर्जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। दूसरा था, कानून के सामने सब बराबर। ये उस जमाने में एक क्रांतिकारी विचार था कि प्रधानमंत्री हो या एक आम आदमी, सब एक ही कानून के दायरे में आएंगे और एक ही तरह की अदालत के सामने जवाबदेह होंगे। और तीसरा, ये बड़ा दिलचस्प है, उनका मानना था कि लोगों के अधिकार किसी संविधान की किताब से नहीं आते, बल्कि अदालतों के दिए गए असल फैसलों से पैदा होते हैं और उन्हीं से सुरक्षित रहते हैं। और डाइसी के अपने शब्द ही उनके पहले सिद्धांत का पूरा निचोड़ बता देते हैं। वो नियमित कानून को मनमानी शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उनके लिए किसी भी सरकारी अधिकारी को फैसला लेने की खुली छूट देना, यानी अपनी समझ से काम करने की आज़ादी देना, कानून के शासन पर सीधा हमला था। इसे और अच्छे से समझाने के लिए डाइसी ने इंग्लैंड और फ्रांस का एक बड़ा मज़ेदार कंपैरिजन किया। उन्हें इंग्लैंड का सिस्टम बहुत पसंद था, जहां सबके लिए एक ही तरह की अदालतें थीं। पर वो फ्रांस के सिस्टम, जिसे ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, उसके सख्त खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वहां सरकारी अधिकारियों के लिए अलग नियम और अलग अदालतें हुआ करती थीं। डाइसी को लगता था कि ये तो कानून के सामने सब बराबर हैं वाले सिद्धांत की सीधी सीधी तौहीन है। डाइसी का सिद्धांत सुनने में तो बहुत साफ, सरल और मजबूत था, पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे ही दुनिया 19वीं सदी से 20वीं सदी में आई, इस सिद्धांत पर सवाल उठने लगे। एक नई, बदलती दुनिया पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही थी। सोचिए, डाइसी ने 1885 में जब अपनी किताब लिखी, तब सरकारों का काम बहुत सीमित होता था। लेकिन 20वीं सदी में सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। सरकारें अब सिर्फ पुलिस और सेना तक सीमित नहीं थीं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन जैसी चीज़ों की भी जिम्मेदारी ले रही थीं। और इन सब कामों को करने के लिए सरकारों को नई शक्तियों की जरूरत पड़ी और अधिकारियों को विवेक से फैसले लेने की छूट देनी पड़ी। तो आलोचना का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? जैसा कि मशहूर न्यायविद H.M. सिरवई ने कहा, डाइसी का सिद्धांत उस दौर की पैदाइश था जब सरकारें कम से कम दखल देती थीं। वो नागरिकों को एक सीमित शक्ति वाली सरकार से तो बचाता था, लेकिन जब सरकारें स्कूल, अस्पताल और पेंशन चलाने लगी तो ये पुराना मॉडल काम का नहीं रहा। और ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं थीं, असलियत में भी ऐसा हो रहा था। देखिए, डाइसी विशेष अदालतों के सख्त खिलाफ थे, है ना? पर मजे की बात यह है कि खुद इंग्लैंड में ही जब व्यापारिक मामलों के लिए एक स्पेशल कमर्शियल कोड बनाया गया, तो वो इतना सफल रहा कि उसने साबित कर दिया कि खास मामलों के लिए खास अदालतें न्याय को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा असरदार बना सकती हैं। तो यहाँ से हम इस कहानी के सबसे बड़े टकराव पर आते हैं, विवेकाधीन शक्ति का सवाल। मतलब किसी अधिकारी को फैसला लेने की छूट देना, क्या ये हमेशा तानाशाही का ही रास्ता खोलता है जैसा डाइसी को लगता था? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है। अगर डाइसी से पूछते तो उनका जवाब होता एक सख्त हाँ,
लेकिन आज की कानूनी सोच इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। देखिए, आज का नजरिया ये है कि इतने बड़े और जटिल समाज को चलाने के लिए सरकार को कुछ विवेकाधीन शक्तियों की जरूरत पड़ती ही है। असली सवाल ये नहीं है कि ये शक्तियां दी जाएं या नहीं। असली सवाल ये है कि इनके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। और यहीं पर काम आते हैं सुरक्षा उपाय, यानी सेफगार्ड्स। तो फिर इस शक्ति को काबू में कैसे रखा जाता है? आज के सिस्टम में कई तरह के सेफ्टी नेट हैं। जैसे अगर कोई अधिकारी गलत फैसला दे तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। अदालतें खुद सरकार के फैसलों की जांच कर सकती हैं, जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इनके अलावा संसद और एक जागरूक जनता भी सरकार पर लगातार नजर रखती है। ये पूरा जाल मिलकर पक्का करता है कि शक्ति का इस्तेमाल विवेक से हो, मनमानी से नहीं। तो इतनी सारी बहसों और चुनौतियों से गुजरने के बाद कानून के शासन का ये आइडिया खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ। चलिए देखते हैं कि आज इसकी आधुनिक शक्ल कैसी है। इसे समझने के लिए भारत का एक बहुत ही फेमस केस देखते हैं, नानावती केस। हुआ ये कि एक दोषी की अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, लेकिन तभी राज्य के राज्यपाल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी सजा पर रोक लगा दी। ये सरकार की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सीधा टकराव था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक मामला अदालत में है, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। ये केस साफ साफ दिखाता है कि कानून का शासन कैसे काम करता है। सरकार का कोई भी अंग दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। कानून ही सर्वोच्च है। तो कुल मिलाकर आज कानून के शासन का मतलब डाइसी के समय से कहीं आगे निकल चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार शक्तिहीन हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि सरकार की हर शक्ति, हर एक्शन कानून के दायरे में होना चाहिए। सरकार जो भी करे उसके लिए एक मजबूत कानूनी आधार होना चाहिए। मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने सरकार की शक्तियों पर कानून का पहरा बिठाने की बात की, लेकिन जाने से पहले प्रोफेसर रॉबसन का ये एक विचार बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। वो कहते हैं कि कभी-कभी जज भी शायद अनजाने में ही अपनी न्यायिक शक्ति को अपनी निजी संपत्ति की तरह समझने की गलती कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो संस्था कानून के शासन की रक्षक है, क्या वो खुद कभी इसके दायरे से बाहर जा सकती है? इस सवाल पर सोचने के लिए आज यहीं रुकते हैं।